अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम क्लास सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स का जो सब्जेक्ट है उसका जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है मॉडिफिकेशन ऑफ द आइडियल गैस मॉडल टू डिस्कस बिहेवियर ऑफ नॉन आइडियल गैस। यानी कि आज हम एक आइडियल गैस में और एक रियल गैस में क्या फ़र्क होता है इसको डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, हमने अक्सर बुक्स में आइडियल गैसेस को डिस्कस किया है, लेकिन दर हकीकत एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे पास ऐसा कोई फिनोमेना नहीं है जहाँ पे आइडियल गैस की एग्जिस्टेंस हो, यानी डेली लाइफ में आइडियल गैस नहीं होती। जैसे कि हम हाइड्रोजन को स्टडी करते हैं, हम नाइट्रोजन को स्टडी करते हैं, हमारी डेली लाइफ में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये गैसेस होती हैं। इस तरह हमारी डेली लाइफ में आइडियल गैस नहीं होती। तो फिर ये आइडियल गैस है क्या? असल में बेसिकली स्टूडेंट्स, आइडियल एक ऐसा फिनोमेना है कि जिसके अंदर बहुत सी गैसेस के ऊपर एक ख़ास किस्म का फार्मूला लगता है। ठीक है, अब वो फार्मूला क्या है? PV इज़ इक्वल टू nRT, यानी कि प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स के, गैस कांस्टेंट के और टेम्परेचर के प्रोडक्ट के बराबर। ये एक बड़ा मशहूर गैस फार्मूला है जिसको आइडियल गैस इक्वेशन कहा जाता है। व्यूअर्स, आइडियल गैस के केस में हम इस इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले आते हैं आइडियल गैस को डिस्कस करने से पहले कि वो क्या होती है। सबसे पहले आते हैं फॉर एग्जांपल हमारी डेली लाइफ में जो गैसेस होती हैं उसको अगर मैं एक कंटेनर में लूँ, मिसाल के तौर पे ये एक मेरे पास जार है, कंटेनर है, इसके अंदर कोई भी गैस है, ऑक्सीजन कर लें, हाइड्रोजन कर लें, उसके ये मॉलिक्यूल्स हैं। आपको पता है गैस में मॉलिक्यूल्स होते हैं और गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर नीचे दाएँ बाएँ हरकत करते रहते हैं। ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल ये जो कंटेनर है इसको एक मैंने मखसूस वॉल्यूम से ऊपर से बंद कर दिया है। ठीक है, अब ये एक नेचर है गैस के मॉलिक्यूल्स की कि वो हरकत में रहते हैं और एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, टकराएंगे। ठीक है, और वहाँ से इनकी एनर्जी भी चेंज होती रहेगी। व्यूअर्स, अब आज का जो हमारा बेसिकली वीडियो बनाने का जो मकसद है, जो टॉपिक है वो क्या है कि अब ये जो हमने कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स लिए इसको हम रियल गैस भी कहते हैं। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है नॉन आइडियल गैस, इसको रियल गैस कहते हैं। रियल गैस से मुराद ये है जो डेली लाइफ में होती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस। अब ये जो रियल गैस है, कोई भी गैस कर ले, इसको बेसिकली हमने चेंज करना है आइडियल गैस में। आज का ये टॉपिक है। अब क्या क्या स्टेप्स हमें करने पड़ेंगे, क्या क्या इस पर हमें केसेस अप्लाई करने पड़ेंगे कि ये आइडियल गैस में बदल जाए, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली व्यूअर्स, हमने सबसे पहले करना है इसका वॉल्यूम बड़ा कर देना है। ठीक है ना, वॉल्यूम हम बड़ा करेंगे, लेकिन अंदर जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ज़्यादा या कम नहीं करेंगे, वो उतने ही रहेंगे। ठीक है, ताकि हमारा एक्सपेरिमेंट हो सके। अब जहाँ पे जितनी गैस है ना उतनी ही गैस के मॉलिक्यूल्स इधर होंगे, इन्हीं मॉलिक्यूल्स का हम वॉल्यूम ज़्यादा कर देंगे। जब वॉल्यूम ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स बिखर जाएंगे। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स इस तरह बिखर जाएंगे क्योंकि इनको ज़्यादा जगह मिल गई। यही हम करना चाहते थे कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा करना चाहते थे। जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा ना तो उनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, वो कम हो जाएंगी। ठीक है ना, यही हम चाहते थे। और जब जो ही हमने वॉल्यूम ज़्यादा किया तो एक चीज़ ऑटोमेटिकली होगी। देखें, सबसे पहले हमने क्या किया, नंबर 1 पे हाई वॉल्यूम किया, हाई वॉल्यूम। और दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली हो गई है क्या, लो प्रेशर। ये कैसे ऑटोमेटिकली हुआ मैं बताता हूँ व्यूअर्स। देखें, यहाँ पे वॉल्यूम था, हमने वॉल्यूम ज़्यादा कर दिया, डेफिनेटली इसका प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको अगर वॉल्यूम छोटा कर देता, इसका अगर मॉलिक्यूल्स दब जाते तो फिर प्रेशर ज़्यादा हो जाता। यानी वॉल्यूम कम करने से प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, वॉल्यूम ज़्यादा करने से प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है ना, तो लो प्रेशर हो गया। अब साथ हम एहतियातन एक एक्स्ट्रा चीज़ करेंगे, क्या, हाई टेम्परेचर।
हाई टेम्परेचर। अब हाई टेम्परेचर मैंने क्यों किया है? हाई टेम्परेचर इस वजह से किया है क्योंकि बेसिक मकसद मेरा क्या है कि गैस के मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस ज़्यादा करना। तो एक तो मेरा वॉल्यूम ज़्यादा करने की वजह से हो गया, और दूसरा मेरा हाई टेम्परेचर जब मैं करूँगा, हाई टेम्परेचर करने से भी व्यूअर्स मॉलिक्यूल के जो दरमियान डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि एक बर्फ़ की मिसाल दे लें, बर्फ़ के पहले मॉलिक्यूल्स बिल्कुल जुड़े होते हैं, जब उसको हम टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं वो लिक्विड में तब्दील हो जाता है, फिर मज़ीद उसको टेम्परेचर देते हैं, हीट देती हैं, वही लिक्विड बुखारात में चेंज हो जाता है, मॉलिक्यूल्स कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, ठीक है ना। तो हमने एहतियातन टेम्परेचर भी इसका ज़्यादा कर दिया ताकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाएं, ठीक है ना। अब होगा क्या, इन तीनों स्टेप्स करने के बाद क्या होगा, इनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो लो हो जाएगी। यानी हम कहते हैं लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लो हो जाएगी। और पांचवा, फर्ज करते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो हैं घूमते 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 आपस में कभी ना कभी उनकी टक्कर हो ही जाती है। तो ये जो टक्कर जो होगी ना, ये परफेक्टली इलास्टिक होगी अगर होती है तो। पहली बात, आइडियल गैस में नहीं होगी, लेकिन अगर होती है तो क्या होगा, वो परफेक्टली इलास्टिक मीन्स देयर विल नो लूज एनर्जी, यानी कि वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करेंगे। जो मॉलिक्यूल जिस स्पीड से आएगा उसी स्पीड से वापस जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक। अच्छा, ये व्यूअर्स एक पॉइंट ऐसा है, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था कॉलेज में, तो ये जो पॉइंट है इस पे उन्होंने क्वेश्चन किया, और वैलिड क्वेश्चन उन्होंने किया कि हकीकत में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी चीज़ आए, टकराए और दोबारा उसी स्पीड से जाए। और वाकई उनकी बात बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आप कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ये है कि जिस स्पीड से मॉलिक्यूल जाएगा, टकराएगा, वापस उसी स्पीड से आएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यानी कि स्पीड में चेंजिंग तो आती है, एनर्जी लूज तो होती ही होती है। ये उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब मैं किस सेंस से कह रहा हूँ, देखें, आइडियल गैस व्यूअर्स बेसिकली एक हमारा तस्वुराती खाका है। हकीकत में नहीं होती ऐसी गैस कोई भी। हकीकत में कोई भी गैस 100% कभी भी आइडियल नहीं हो सकती, 100%। ये हमने एक तस्वुराती, एक इमेजिनेशन है हमारी कि हमने मॉलिक्यूल्स के दरमियान में डिफरेंस ज़्यादा करना है और वो पहली बार टकराएंगे नहीं। लेकिन अगर अच्छा, ये आप हो सकता है रियल लाइफ में ऐसे कि कहीं पे गैस हो और उसके मॉलिक्यूल्स आपस में ना टकराएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। यानी कि ये रियल लाइफ से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक तस्वुराती आइडियल गैस का एक खाका है, एक इमेजिनेशन है कि वो मॉलिक्यूल्स नहीं टकराएंगे। और दूसरी बात, ये आइडियल गैस में कही गई है कि बिल फर्ज वो टकराते हैं, बिल फर्ज। तो उनके दरमियान में जो अमल होगा वो परफेक्टली इलास्टिक होगा, यानी कि वो एक मॉलिक्यूल जिस स्पीड से आएगा ना उसी स्पीड से वापस जाएगा। अब ये भी रियल लाइफ में नहीं हो सकता। ये आइडियल गैस के केस में एक हमने इमेजिनेशन बनाई हुई है, ठीक है ना। अब अच्छा, अब नंबर 6 पे पॉइंट आएगा निग्लिजिबल एटम्स। निग्लिजिबल एटम्स, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे भी अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं। ये भी मैं आपको बताता हूँ इसका क्या मतलब है। तो 7वां जो पॉइंट है वो लो इंटरेक्शन। लो इंटरेक्शन, ये तो पॉइंट बड़ा आसान है। जाहिर बात है, जब इनका डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, इनके आपस में टकराने का जो चांस है वो कम हो जाएगा, लो इंटरेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना व्यूअर्स। अब ये जो पॉइंट है ना निग्लिजिबल एटम्स का, ये भी ऐसा पॉइंट है जो हम कहेंगे इसके अंदर जो एटम्स है ना, हम कहेंगे ये ना होने के बराबर है, इनको हम इग्नोर करेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं कि सर क्यों इग्नोर करेंगे, इसके अंदर एटम्स होंगे हैं तो हम क्यों इग्नोर करेंगे। अगर हमसे कोई पूछता है इसके अंदर कितने एटम्स हैं, हम कहते हैं ना होने के बराबर, तो ये क्यों कहेंगे हम, हालांकि एटम्स तो हैं। इसकी व्यूअर्स मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करें एक कमरे के अंदर 20 आदमी मौजूद हैं और उनको हमने कहना है, हम उनको कहते हैं कि भाई आपने 3 महीने इसी एक कमरे में रहना है। तो डेफिनेटली वो इंसान है, आपस में बातें भी करेंगे, आपस में खेलेंगे भी, आपस में हंसेंगे भी, और आपस में मिल के खाना भी खाएंगे, और हो सकता है कभी उनकी लड़ाई भी हो जाए, ठीक है। अब व्यूअर्स उन्हीं 20 जो आदमी हैं उनको मैं क्या करता हूँ, एक खाली शहर है, बहुत बड़ा शहर है, खाली है, उसमें कोई बंदा नहीं, उसके अंदर 20 आदमियों को मैं छोड़ देता हूँ और उनको कहता हूँ आप ये सारा शहर आपका है, जिधर मर्जी जाके रहो। अब क्या होगा, सारा शहर उनको दे दिया, कोई बंदा किधर चला जाएगा, कोई बंदा किस शहर के कोने में चला जाएगा, कोई किधर चला जाएगा, कोई किधर चला जाएगा। अब क्या होगा, उनके दरमियान में
जो मुलाकातों के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े भी कम होंगे, ठीक है ना। इसी तरह वो पहले जो अगर एक दिन में तीनों वक्त का खाना इकट्ठे खाते थे तो अब वो उनका चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझसे कोई पूछेगा कि इस शहर में कितने लोग रहते हैं, अब शहर में अमूमन लाखों के हिसाब से लोग रहते हैं, तो मेरे नज़दीक 20 अमाउंट ना होने के बराबर है। मैं कहूँगा इस शहर में तकरीबन कोई बंदा नहीं रहता, तकरीबन ना होने के बराबर लोग रह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जिधर शहर में लाखों लोग रह रहे हैं तो 20 आदमी, हालांकि मुझे पता है 20 लोग रह रहे हैं, लेकिन मैं जिसने मेरे से पूछा उसको कहूँगा इस शहर में तकरीबन ना होने के बराबर लोग रह रहे हैं, शायद तकरीबन खाली है, बनने हैं लेकिन तकरीबन ना होने के बराबर है। इसकी एक मिसाल और भी आप ये ले सकते हैं कि आप जब शॉप पे जाते हैं, आपने फॉर एग्जांपल 4,999 रुपीज़ की कोई चीज़ ली, आप दुकान वाले को 5,000 का नोट देते हैं, वो 1 रुपया अगर आपको वापस ना करे आप बहस नहीं करते, आप कहते हैं खैर है, क्योंकि 1 रुपया 5,000 के मुकाबले में है, आप कहते हैं ठीक है खैर है। लेकिन वही 1 रुपया अगर हो 5 रुपये के मुकाबले में, जैसे कि आप अगर किसी और दुकान पे जाएं 4 रुपये की चीज़ लें, 5 रुपये का सिक्का दें उनको, वो 1 रुपया दुकानदार वापस ना करे तो आप अच्छी खासी बहस करते हैं, आप कहते हैं 1 रुपया वापस करें, वो रुपया उधर भी एक है, रुपया इधर भी एक है, वहाँ आपने बहस नहीं की, इधर आप बहस कर रही हैं। वजह क्या है? वॉल्यूम की वजह क्या है, उसके यानी कि अमाउंट की। वहाँ 1 रुपया 5,000 के मुकाबले में अहमियत इतनी नहीं है, यहाँ 1 रुपया 5 रुपये के मुकाबले में है, यहाँ अहमियत ज़्यादा है, यहाँ वॉल्यूम कम है। तो एक बात आप याद रखें, जब वॉल्यूम कम होगा तो हम एटम्स को इग्नोर नहीं करेंगे, जब वॉल्यूम जूं जूं ज़्यादा होता जाएगा ना, हम एटम्स को इग्नोर करते चले जाएंगे। तो आइडियल गैस में याद रखें निग्लिजिबल एटम्स होते हैं, हम कहते हैं एटम्स ना होने के बराबर हैं, ठीक है ना। तो यही वजह है कि जब एटम्स ना होने के बराबर है ना, तो यहाँ पे फिर उसके ऊपर आइडियल गैस के ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ लगती हैं वो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ लगती हैं। अब माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? देखें, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का मतलब ये एक एक मॉलिक्यूल को हम जब डिस्कस करते हैं, उसकी इंडिविजुअल, उसका क्या मास है, उसकी मोशन क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, ठीक है, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक डिस्कशन कहते हैं, जब एक एक मॉलिक्यूल के ऊपर हम बात करते हैं। अब आइडियल गैस में हम मैक्रोस्कोपिक डिस्कशन करते हैं। क्यों? क्योंकि हम वहाँ एटम्स को निग्लिजिबल कर चुके हैं, एटम्स को इग्नोर कर चुके हैं। अब जब एटम्स को इग्नोर कर चुके हैं तो अब होल लेवल पे हम कहेंगे भाई इसका वॉल्यूम क्या है, इसका प्रेशर क्या है, इसका टेम्परेचर क्या है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या है, इसकी एंट्रोपी क्या है। तो एक बात आप याद रखें कि आइडियल गैस covers all macroscopic properties, जिसमें एक आ जाएगा आपका होल लेवल पे। अगर हम बात करें जैसे कि कंटेनर लेवल पे, पूरे जार लेवल पे बात करें तो उसका प्रेशर की हम बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं, ये तीन, टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है ना। वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर, इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स, और फिर आ जाएगा एंट्रोपी। इसका क्या मतलब है एंट्रोपी का? कि यानी कि मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस, इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिसऑर्डरनेस है उसको हम एंट्रोपी कहते हैं, उसको भी डिस्कस किया जाता है। अच्छा व्यूअर्स, अब आपके चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। उसकी डेफिनेशन मैं आपके सामने इधर लिखता हूँ और आगे फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। चलो व्यूअर्स, ये मैंने डेफिनेशन लिखी है इस चैप्टर की, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स इस चैप्टर का नाम है। उसकी डेफिनेशन पहले आप देख लें। Statistical mechanics is a branch of physics that connects the microscopic detail of system, such as motion, energy, and interaction by individual particles, with macroscopic observed values be measured, such as volume, temperature, pressure, and entropy. यानी कि ये चैप्टर लिंक क्रिएट करता है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ में और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ में। देखें क्या कहा जा रहा है कि इस चैप्टर के अंदर किस चीज़ की डिस्कशन होती है? माइक्रोस्कोपिक डिटेल ऑफ सिस्टम, जैसे कि एक इंडिविजुअल पार्टिकल्स की मोशन, एनर्जी और उनके इंट्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स की डिस्कशन होती है, विद किसके साथ? मैक्रोस्कोपिक ऑब्जर्व वैल्यूज़
बी मेजर्ड सच एज वॉल्यूम। अब मैक्रोस्कोपिक क्या चीज़ें हैं जी, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, इस किस्म की जो चीज़ें हैं, ठीक है, उसके अंदर लिंक पैदा करने के लिए ये चैप्टर इस्तेमाल किया जाता है। व्यूअर्स, अभी मैंने आपके सामने आइडियल गैस को डिस्कस किया, ये सारी आइडियल गैस थी, ठीक है। फिर मैंने अभी आपको बताया कि इसी चीज़ को अगर आप अपोजिट कर देंगे, अगर हम रियल लाइफ में फॉर एग्जांपल रियल गैसेस की बात करें जो रियल लाइफ में हमारे पास होती हैं, तो आप इन्हीं पॉइंट्स को अगर आप अपोजिट करेंगे तो वो हमारे रियल गैस के पॉइंट बन जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर आप लो वॉल्यूम करेंगे, ठीक है ना, अब रियल गैस के केस में लो वॉल्यूम होगा, हाई प्रेशर होगा, लो टेम्परेचर होगा और हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगी। जाहिर बात है उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब होंगे, उनके दरमियान में फोर्सेस ज़्यादा होंगी। इसके अलावा परफेक्टली इलास्टिक नहीं होगा, ठीक है ना, परफेक्टली इलास्टिक केस नहीं होगा, जो मॉलिक्यूल जिस स्पीड से जाएगा उस स्पीड से वापस नहीं आएगा। इस केस में तो हमारा क्या था, जिस स्पीड से जाएगा उसी स्पीड से आएगा, जो कि रियल लाइफ में नहीं हो सकता। रियल गैसेस के केस में निग्लिजिबल एटम्स हम नहीं करेंगे, इनके एटम्स को हम इग्नोर नहीं करेंगे। उसके बाद लो इंट्रैक्शन नहीं होगा। ये जो इनको अगर आप अपोजिट कर देंगे तो ये रियल गैसेस के पॉइंट्स बन जाएंगे। व्यूअर्स, अब यहाँ पे एक बात मैंने आपको बता दी, आइडियल गैस के केस में तो आपके पास इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है ना। अब सवाल ये है कि एक साइंटिस्ट था वेंडर व्हील, उसने 1873 में एक इक्वेशन क्रिएट की रियल गैसेस के केस में। अब रियल गैसेस के केस में क्या इक्वेशन होगी उसको हम नोट कर लेते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। व्यूअर्स, वेंडरवाल जो साइंटिस्ट था उसने ये कहा था कि रियल गैसेस के केस में कौन सी इक्वेशन होगी, तो उसने रियल गैसेस के केस में इक्वेशन को कैसे क्रिएट किया, ये मैंने लिखा है हेडिंग बिहेवियर ऑफ नॉन आइडियल गैस, यानी कि रियल गैस के केस में। अब वैसे इक्वेशन क्या होती है आइडियल गैस की, PV इज इक्वल टू nRT, उसने इसी के अंदर चेंजिंग की है, ठीक है, इसके प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज किया। अब देखें व्यूअर्स, फॉर एग्जांपल ये एक कंटेनर है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम में कम कर देता हूँ, ये इसका होल वॉल्यूम है V फॉर एग्जांपल, ऊपर से मैं दबाव लगा के कम कर देता हूँ, वॉल्यूम में इतना कर देता हूँ इसको, तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दब जाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें वॉल्यूम, नया वॉल्यूम हमारे पास क्या आएगा, ये हमने वॉल्यूम मालूम करना है, ये हिस्सा। तो सिंपल सी बात है, अगर इसको मैं B रख दूँ, इसका नाम मैं B रख दूँ फॉर एग्जांपल, तो हम इस तरह कर सकते हैं, इस वॉल्यूम का नाम मैं रख रहा हूँ V डैश इज इक्वल टू सारे वॉल्यूम में से मैं माइनस कर दूंगा B को, इस सारे वॉल्यूम में से जब B को माइनस करूंगा तो ये ऐसा आ जाएगा ना, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ये इक्वेशन क्रिएट करते हैं। फिर नेक्स्ट में इसके अंदर क्योंकि n पार्टिकल्स हैं, हमें नहीं पता इसके अंदर 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, 2000 मॉलिक्यूल्स हैं, कितने हैं, तो हम यहाँ पे B के साथ लिखेंगे NB, जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है। ये हमारा वॉल्यूम की इक्वेशन आ गई, जो कि हम V की जगह पुट करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमने फिर प्रेशर की भी इक्वेशन निकाली। अब प्रेशर की इक्वेशन निकालने के लिए आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि प्रेशर को डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमने पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन को डिस्कस करना है। आपको पता है कि पार्टिकल्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है ना। अब जैसे कि ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, अगर मैं इस पार्टिकल की डिस्कशन करूं कि इसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, ये पार्टिकल इसको इस साइड खींचेगा, ये इस साइड खींचेगा, ये ऊपर खींचेगा और ये नीचे खींचेगा, ठीक है ना। अगर तो ये तमाम फोर्सेस इक्वल हैं, ठीक है, तो ये पार्टिकल किस साइड जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा, अपनी जगह पे ठहरा रहेगा, क्योंकि हर तरफ से इसको इक्वल फोर्स लग रही है चारों साइडों से, तो ये किसी साइड पे नहीं जाएगा। फर्ज करें ये पार्टिकल इधर नहीं है, इधर दीवार है कंटेनर की, ठीक है, अब ये किधर जाएगा, अब ये दोनों इक्वल फोर्सेस है, ये कैंसिल हो जाएंगी, ये यहाँ पे जाएगा। यानी कि आगे पीछे किसी भी मॉलिक्यूल के आगे पीछे जो पार्टिकल्स है उनकी कंसंट्रेशन देखी जाएगी, तब हमारे पास प्रेशर का इक्वेशन निकलेगी रियल गैस के केस में। तो अब कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल ए इंटू कंसनट्रेशन ऑफ पार्टिकल B, क्योंकि दो पार्टिकल्स का आपस में रिलेशन लाजमी हम क्रिएट करेंगे, कम से कम दो पार्टिकल्स, क्योंकि दो पार्टिकल्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसको देखा जाएगा। अब कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या होता है, N/V
यहाँ भी आ जाएगा n ओवर v, यानी दो पार्टिकल्स की बात हो रही है। ये n और n क्या हो जाएगा, n स्केयर ओवर v स्केयर। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट लगेगा, अगर मैं ये साइन ख़त्म करता हूँ, तो इज इक्वल टू a n स्केयर v स्केयर। इस कांस्टेंट को कहते हैं वेंडरवाल कांस्टेंट। अच्छा व्यूअर्स, ये जो इक्वेशन क्रिएट की, ये किसने क्रिएट की थी, वेंडरवाल, साइंटिस्ट का नाम था। तो यहाँ पे मैं वो लिख देता हूँ साइंटिस्ट का नाम भी, वेंडरवाल्स इक्वेशन इसको कहते हैं। अभी जो इक्वेशन बनेगी ना व्यूअर्स, उसको क्या हम नाम देंगे, वेंडरवाल इक्वेशन, क्योंकि इसने क्रिएट की थी, कब क्रिएट की थी, 1873 में। ये एक एमसीक्यूज आ सकता है आपका। अच्छा, अब हमने यही दो वैल्यूज पुट करनी है, देखें, बल्कि अभी हमने प्रेशर, फाइनल प्रेशर मालूम करना है। देखें, अब यहाँ से इस तरह हम करेंगे, P यानी कि प्रेशर इज इक्वल टू P डैश माइनस P डबल डैश। अब यहाँ से जो ये हमारा प्रेशर निकला है, ये हमारा हम इसकी जगह पुट करेंगे P इज इक्वल टू P डैश माइनस AN स्केयर ओवर V स्केयर। P डैश का मतलब क्या है कि हमने वो फाइनल जो नया प्रेशर है वो मालूम करना है, नया जो प्रेशर है इस केस में ये वाला प्रेशर मालूम करना है। तो ये वैल्यू जब इधर आएगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा P माइनस A, P इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी, P प्लस A स्केयर AN स्केयर और V स्केयर इज इक्वल टू P डैश। ठीक है, अब यानी कि फाइनल ये एक हमारे पास जवाब आया है प्रेशर का, और वॉल्यूम का हमारे पास ये जवाब आया है। ठीक है, तो अब इसकी जगह पे अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ, इसको मैं ऐसे लिखूंगा P डैश V डैश, क्योंकि अब यहाँ पे नया प्रेशर लिखना है, यहाँ पे नया वॉल्यूम लिखना है। ठीक है, पुराना वॉल्यूम तो नहीं होगा, वॉल्यूम अब कम हो गया, प्रेशर भी नया है, इसकी वजह से मैं इसको डैश करके लिख रहा हूँ। nRT, ये आइडियल गैस की इक्वेशन थी। अब यहाँ पे हम वैल्यूज अगर पुट करें इसकी, P डैश क्या निकला, ये देखें, इधर ये आ जाएगा P प्लस AN स्केयर ओवर V स्केयर, और V की जगह आ जाएगा व्यूअर्स V माइनस NB। V की जगह आ जाएगा V माइनस, अच्छा P की जगह ये आ गया, V की जगह आ जाएगा V माइनस NB, यहाँ पे यही आएगा nRT। ठीक है, ये व्यूअर्स बेसिकली हमारी रियल गैस की फाइनल इक्वेशन है। और अगर व्यूअर्स इसको हम फॉर 1 मोल के लिए देखें, तो यहाँ पे हम देखेंगे फॉर 1 मोल क्या करना पड़ेगा, हमें n इज इक्वल टू 1 पुट करना पड़ेगा, जो कि आंसर आएगा हमारे पास P प्लस A डिवाइडेड बाई V स्केयर, और V माइनस B इज इक्वल टू RT। ये हमारी इक्वेशन निकलेगी फॉर 1 मोल के लिए। और वैसे जनरल जो हमारी इक्वेशन होगी रियल गैस के केस में वो ये होगी। ठीक है, P प्लस AN स्केयर ओवर V स्केयर इंटू V माइनस NB और इज इक्वल टू nRT। यानी आइडियल गैस के केस में हमारे पास इक्वेशन ये है, PV इज इक्वल टू nRT, और रियल गैस के केस में ये वेंडरवाल्स ने क्रिएट की थी इक्वेशन वो ये वाली है। उम्मीद है व्यूअर्स आज का ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, और यकीनन ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आइडियल गैस और रियल गैस में क्या फ़र्क होता है, और अब आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि आइडियल गैस होती क्या है। ठीक है, और आइडियल गैस जो होती है वो हमारी डेली लाइफ में नहीं होती, सिर्फ ये एक कंसेप्ट है, ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसके ऊपर मुख्तलिफ गैसेस के ऊपर एक ख़ास किस्म का फार्मूला लगता है, वो क्या है, PV इज इक्वल टू nRT। और रियल गैसेस को नॉन आइडियल गैस भी कहा जाता है, जो कि हमारी डेली लाइफ में होती हैं। ठीक है व्यूअर्स, अब नेक्स्ट टाइम हम इससे आगे फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।